हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रेंज ऑफ मोशन। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके, तो इसको आज हम पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। राइट। तो सबसे पहले व्हाट इज ROM? तो ROM बच्चों एक शॉर्ट फॉर्म है विच स्टैंड्स फॉर रेंज ऑफ मोशन, यानी कि एक रेंज जिसमें आप मोशन कर सकते हो। अब देखो, आप इंटरनेट यूज करते हो, आप वाईफाई यूज करते हो, आप ब्लूटूथ यूज करते हो, तो हर चीज की एक रेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल कि आप वाईफाई यूज कर रहे हो तो 500 मीटर तक ही सपोज करते हैं उस वाईफाई की जो है रेंज रहेगी। यानी कि अगर आप 500 मीटर के बाहर चले जाओगे तो वाईफाई के सिग्नल वहां नहीं आएंगे। यानी कि रेंज इज विद इन ओनली 500 मीटर्स। ऐसे ही आपकी बॉडी में जो डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स होते हैं उनकी ना एक रेंज होती है कि वो सिर्फ इतना ही मूव कर सकते हैं, उससे ज्यादा वो मूवमेंट नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं शोल्डर की बात करूं, शोल्डर में अगर मैं पर्टिकुलरली फ्लेक्शन मूवमेंट की बात करूं तो वो उसकी रेंज होती है 0 to 180 डिग्रीज। नॉर्मल की अगर मैं बात कर रही हूँ तो राइट, यानी कि शोल्डर फ्लेक्शन की कितनी रेंज है? 0 to 180 डिग्री। शोल्डर 0 से लेके 360 डिग्री तक नहीं कर सकता फ्लेक्शन, है ना। फ्लेक्शन करेगा वो सिर्फ 0 से 180 डिग्री तक। दैट मीन्स इट इज द रेंज ऑफ मोशन, यानी कि आप कितने एक्सटेंट तक, कितने लिमिट तक अपने बॉडी पार्ट को मूव कर सकते हो एक जॉइंट पे, उसे हम कहते हैं ROM। सो इट इज द टोटालिटी ऑफ मूवमेंट अ जॉइंट इज कैपेबल ऑफ डूइंग, यानी कि एक जॉइंट पे आप कितनी रेंज का यानी कि कितनी डिग्री का मूवमेंट कर सकते हो। ओके, सो दैट इज ROM। अब देखो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि आप अपने घुटनों को मोड़ रहे हो, फिर सीधा कर रहे हो, फिर मोड़ रहे हो, सीधा कर रहे हो। सो दैट इज हिप एंड नी बेंडिंग। सो इट इज ऑल्सो रेंज ऑफ मोशन। अब एक टर्म आती है फंक्शनल एक्सकर्जन। तो इस टर्म को ना ROM के साथ बहुत रिलेट किया जाता है और इन दोनों टर्म्स में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो एक ही बात है, पर ये दोनों एक टर्म नहीं है, इनके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। तो ROM में हमने क्या बोला कि ये लिमिट है कि एक जॉइंट के अक्रॉस आप कितना मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। राइट। फंक्शनल एक्सर्जन क्या होता है? So it is the distance a muscle is capable of shortening after it has been elongated to its maximum length। यानी कि एक मसल है कोई, उसको हमने बिल्कुल elongated पोजीशन में रख दिया। अब उस elongated पोजीशन में आने के बाद वो कितना शॉर्टनिंग में आ सकती है, यानी कि वो कितना अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, दैट इज द फंक्शनल एक्सकर्जन। इसको डायग्राम से समझते हैं कि देखो यहाँ पे जो मसल है वो बिल्कुल स्ट्रेच पोजीशन में है, यानी कि इलोंगेटेड पोजीशन में है। ठीक है, ये इसकी थी नॉर्मल रेस्टिंग लेंथ इस मसल की। इसको हमने खींच के इसकी इतनी लेंथ और बढ़ा दी। राइट। अब इतनी लेंथ पे आने के बाद ये कितने अच्छे से अपने आप को कितने अच्छे से अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, छोटी हो सकती है ना, उसको हम कहते हैं फंक्शनल एक्सकर्जन। तो ये जो डिस्टेंस आ रहा है इसे हम कहते हैं फंक्शनल एक्सकर्जन। तो ये हमें देखने को मिलता है मसल के अंदर। राइट। So the functional excursion or range of muscle is directly influenced by the joint it crosses। अब देखो हमारी बॉडी में जो मसल्स है ना वो डिफरेंट डिफरेंट लेंथ की हैं, कोई छोटी है कोई बड़ी है, किसी के बहुत सारे फाइबर्स हैं, किसी के सिर्फ एक ही फाइबर्स हैं, है ना। तो ये मतलब बहुत तरीके से हम मसल का कैटेगराइजेशन करते हैं। तो एक उसमें जो कैटेगराइजेशन होता है वो होता है मसल की लेंथ का। अब जो मसल है वो सिर्फ एक जॉइंट को क्रॉस भी कर सकती है, जैसे कि जो ब्रेकियालिस मसल है। हो सकता है मसल दो जॉइंट्स को क्रॉस करे, जैसे कि रेक्टस फेमोरिस है, गैस्ट्रोनीमियस है ना। और कुछ मसल्स ऐसी होती हैं जो बहुत सारे जॉइंट्स को क्रॉस करती हुई जाती हैं, जैसे कि फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। तो इन सबका जो फंक्शनल एक्सकर्जन है वो डिफरेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स को, मल्टीपल जॉइंट्स को क्रॉस कर रही है, कोई कोई सिर्फ दो जॉइंट्स को क्रॉस कर रही है, कोई सिर्फ एक जॉइंट पे ही प्रेजेंट है। तो इस वजह से इनकी जो एक्टिविटी है वो भी चेंज हो जाती है। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं एक्टिव इनसफिशिएंसी एंड पैसिव इनसफिशिएंसी। अब देखो जॉइंट्स इन्फ्लुएंस करते हैं मसल की कॉन्ट्रैक्शन की पावर को, उसे हम कहते हैं एक्टिव एंड पैसिव इनसफिशिएंसी।
अब ये हमें सिर्फ उन्हीं मसल्स में देखने को मिलेगी जो दो या दो से ज्यादा जॉइंट्स के ऊपर क्रॉस करती हैं। अगर कोई मसल सिर्फ एक जॉइंट पे ही आती है तो उसमें एक्टिव और पैसिव इंसफिशियंसी नहीं लगती। इट इज एप्लीकेबल ओनली टू द मसल्स विच क्रॉसेस टू और मोर देन टू जॉइंट्स। अब इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है, मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगी आपको, आप वहां से देख लेना, क्योंकि अगर मैं ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे इन डिटेल समझाने में जाऊंगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और जो हमारा मेन टॉपिक है आज का दैट इज आरओएम, वो हम नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि ये खुद में ही बहुत लेंदी और बहुत समझने वाला टॉपिक है। बट मैं आपको ब्रीफ दे देती हूँ यहाँ पे। एक्टिव इनसफिशिएंसी क्या होता है, जब जो मसल है वो जितने भी जॉइंट्स को वो क्रॉस कर रही है वहां पे एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, राइट। और पैसिव इनसफिशिएंसी क्या होता है कि जब मसल जितने भी जॉइंट्स पे वो क्रॉस कर रही है उन पे एक साथ लेंथनिंग में जा रही है, दैट इज पैसिव इनसफिशिएंसी, राइट। यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हो, मैंने रिस्ट के फ्लेक्शन एक्सटेंशन का यहाँ पे एग्जांपल लिया है। सो दिस इज द शोइंग द एक्टिव एंड पैसिव इनसफिशिएंसी। डिटेल में जानने के लिए आप जो मैंने डिस्क्रिप्शन में और यहाँ आई बटन में भी आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो। So to maintain a normal ROM, the segments must be moved through their available range periodically, whether it is the available joint range or muscle range. अब देखो किसी भी जॉइंट पे अगर हमें नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन मेंटेन करना है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो शोल्डर फ्लेक्शन है उसका जो नॉर्मल रेंज रहता है वो रहता है 0 to 180 डिग्रीज। तो अगर मुझे अपने शोल्डर फ्लेक्शन का नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन मेंटेन करना है दैट इज 0 to 180 डिग्री, तो उसके जो सेगमेंट्स हैं यानी कि जो शोल्डर है मुझे उसे पीरियोडिकली मूव करना पड़ेगा उस रेंज के अंदर। नहीं तो जैसे हम कहते हैं ना कि चीज को इस्तेमाल कर लो वरना उसमें जंग लग जाएगा, वो चीज हो जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज होती हैं यानी कि सिंपली अपने कंधे को ऊपर लेके जाना, फिर पीछे लेके जाना, साइड में लेके जाना, ये सब चीजें हमें पीरियोडिकली करते रहना चाहिए ताकि जो हमारा नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन है वो मेंटेन रह सके, राइट। अब आता है कि द फैक्टर्स अफेक्टिंग द आरओएम, यानी कि जो रेंज ऑफ मोशन होता है इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। अब देखो ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं इस चीज को, बट मैंने यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं नोट डाउन किए हैं। इनएक्टिविटी और इमोबिलाइजेशन, अगर मैं किसी भी रीजन की वजह से या तो इनएक्टिविटी या कोई मुझे सर्जरी हुई है, मेरे हाथ पे प्लास्टर बंधा हुआ है, या फिर कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें मैं अपनी जॉइंट्स की मूवमेंट नहीं कर सकती, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो मेरा आरओएम है वो कम हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ है जो आरओएम को अफेक्ट करेगी। कोई सिस्टमिक डिजीज हो गई, कोई जॉइंट में पैथोलॉजी है या फिर उसके अंदर कोई एक्टिव इन्फ्लेमेशन हो रही है कि मूवमेंट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, राइट। फिर है सॉफ्ट टिश्यू टाइटनेस, सेक्स, एज, कॉन्ट्रैक्चर फॉर्मेशन, लॉस ऑफ टिश्यू फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये सारी चीजें हैं जो अफेक्ट करती हैं आरओएम को। अब मेन आता है टाइप्स ऑफ आरओएम। तो हमारे पास तीन तरह के आरओएम होते हैं, पैसिव, एक्टिव असिस्टेड एंड द एक्टिव आरओएम। तो सबसे पहले पैसिव आरओएम क्या होता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है पैसिव आरओएम, जिसमें जो इंडिविजुअल होता है वो खुद से अपने हाथ पैरों की मूवमेंट नहीं करता, खुद से जॉइंट की मूवमेंट नहीं करता, बट कोई दूसरा इंडिविजुअल होता है या फिर कोई दूसरी ऐसी मशीन होती है जो उसके हाथ पैरों की मूवमेंट या फिर किसी पर्टिकुलर जॉइंट की जो मूवमेंट है वो करवा रही होती है। ओके, एक्टिव आरओएम में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है या फिर जो आपका पेशेंट है वो खुद ही अपने जॉइंट्स की मूवमेंट कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं एक्टिव आरओएम, यानी कि जो उसकी मसल्स हैं वो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उनको और एक्टिवली ही इज परफॉर्मिंग द मूवमेंट्स। फिर आता है एक्टिव असिस्टेड। तो एक्टिव असिस्टेड में क्या होता है बच्चों कि पेशेंट जो है, अब जैसे मान लो पेशेंट कर रहे हैं शोल्डर फ्लेक्शन वाली मूवमेंट, तो हो सकता है कि वो इनिशिएट तो कर ले मूवमेंट एक्टिवली, उसको किसी की जरूरत ना हो, बट जैसे ही वो 150 डिग्रीज क्रॉस करता है ना फिर वो नहीं कर पा रहा, तो यानी कि उसको हल्का सा ना असिस्टेंस चाहिए कि कोई जरा सा सपोर्ट दे दे, जरा सा हाथ लगा दे तो वो पूरा 150 से 180 डिग्रीज तक चला जाए, ठीक है। तो यानी कि उसने एक्टिवली भी किया कुछ पार्ट ऑफ द रेंज में और बाकी पार्ट ऑफ द रेंज में उसे असिस्टेंस चाहिए था ताकि वो जो अपना रेंज है वो पूरा कंप्लीट कर सके। सो दैट इज एक्टिव असिस्टेड आरओएम।
अब डिटेल में बात करेंगे अबाउट द पैसिव आरओएम। तो पैसिव आरओएम, जैसा मैंने आपको वीडियो अभी स्टार्टिंग में बताया था कि पैसिव आरओएम, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि पेशेंट को कोई और इंडिविजुअल या फिर कोई दूसरी एक्सटर्नल फोर्स पैसिवली उसे मूवमेंट करवा रही है, वो खुद से नहीं कर रहा पर आप उसे करवा रहे हो। ये आपने बहुत कॉमन देखा होगा आईसीयूज के अंदर, जब पेशेंट जो होता है या फिर जो कोई कोमाटोस पेशेंट होता है उसके अंदर आपने देखा होगा जब फिजियोज जाते हैं तो वो पैसिवली पेशेंट का हाथ पैर की मूवमेंट करवा के आते हैं। पेशेंट को होश भी नहीं होता कि उसके पैरों की मूवमेंट हो रही है, दैट इज पैसिव मूवमेंट। तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स इज यूज टू प्रोड्यूस मूवमेंट ड्यूरिंग द पैसिव आरओएम। अब ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये हम किसी मशीन के द्वारा भी दे सकते हैं कि मैंने कोई ऐसी मशीन लगा दी, या फिर मैं थेरेपिस्ट एज अ थेरेपिस्ट खुद भी पेशेंट की मूवमेंट करवा सकती हूँ, या फिर कई बार हम पेशेंट की जो पोजीशनिंग है वो इस तरह से भी कर सकते हैं, यू नो, विद क्रिएटिविटी, कि जो ग्रेविटी है वो उस मूवमेंट को कंप्लीट करे पैसिवली। Okay, so these are the different external forces which we can use. अब बात करते हैं अबाउट द इंडिकेशंस कि कब कब हमें पैसिव आरओएम पेशेंट को देना होता है। सो इन रीजन वेयर देयर इज एक्यूट इन्फ्लेम्ड टिश्यू पैसिव मूवमेंट्स इज बेनिफिशियल, राइट। अब देखो ये वाला जो है ना ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, इसमें आपको ना अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना होता है, क्योंकि पैसिव मूवमेंट क्या करता है ना, अगर आप उसे सही तरीके से दे रहे हो, सही स्टेज पे दे रहे हो तो वो हीलिंग को भी प्रमोट करता है। बट अगर कोई ऐसी कंडीशन है जहाँ पे पेशेंट को बिल्कुल ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कि बहुत ज्यादा कोई जॉइंट पैथोलॉजी है या फिर कोई सिस्टमिक डिजीज है, तो वहां पे आपको ये चीज नहीं देनी है। ओके, कोई कोमाटोस पेशेंट है, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था आईसीयू के अंदर, कोई पैरालाइज्ड पेशेंट है या फिर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको कंप्लीट बेड रेस्ट बोला गया हो और वो एक्टिवली अपना मूवमेंट ना कर पा रहा हो, तो वहां पे हम पैसिव आरओएम देना शुरू कर देते हैं। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन कहाँ कहाँ पे आपको ना पैसिव आरओएम नहीं देना, कोई अनहील्ड फ्रैक्चर हुआ है या फिर रिसेंट में किसी को फ्रैक्चर हुआ है किसी जॉइंट पे, या फिर जहां पे आप पैसिव आरओएम दे रहे हो वहां पे आपको स्वेलिंग दिख रही है, एफ्यूजन दिख रहा है, मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस है जो कि मोस्ट कॉमनली एल्बो में देखने को मिलता है, वेनस स्टैसिस है या फिर डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, तो ये तो आपको बिल्कुल ही ध्यान रखना है, क्योंकि आईसीयू में जो ज्यादातर पेशेंट्स होते हैं, यूजुअली जो पैरालाइज्ड पेशेंट्स होते हैं, कोमाटोस पेशेंट्स होते हैं, वहां पे आपका जो पैसिव आरओएम है वो कंप्लीटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, जिन पेशेंट्स में आपको डीवीटी देखने को मिलता है। तो इसलिए जब भी आईसीयू जाओ ना, पहले पेशेंट का फाइल चेक करो, पूरा उसका केस पढ़ो। अब मैं बताती हूँ कि ये क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, क्योंकि देखो जब इंडिविजुअल जो है वो एक्टिवली जब मसल कॉन्ट्रैक्शन करके मूवमेंट करता है ना, तो क्या होता है, लोअर लिम्ब में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करी और जो वेनस ब्लड है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता रहता है ना, ये बात तो हमें पता है बेसिक। बट जब पेशेंट एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन नहीं करता ना, तो वहां पे ना जो वेनस ब्लड है वो वहीं पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं वेनस्टेसिस, ठीक है। तो डीवीटी भी उसी के बाद का एक ऐसा समझ लो स्टेप होता है। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस में वेन के अंदर थ्रोम्बस बन गया, अगर आपने उस पेशेंट की मूवमेंट कराई है ना, पैरों की मूवमेंट कराई, तो वो थ्रोम्बस क्या है वहां से तो टूट जाएगा और वो एम्बोलाई बन के ऊपर कहीं बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, जिससे पेशेंट को लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है पेशेंट की। सो इट इज कम्प्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड कि किसी भी पेशेंट को अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस है तो उसको पैसिव आरओएम नहीं देना इन लोअर लिम्ब, या फिर किसी जॉइंट में आपको एक्यूट इन्फ्लेमेशन देखने को मिल रही है तो भी नहीं देना। देन लिमिटेशंस ऑफ पैसिव आरओएम। अब देखो कुछ चीजें तो हैं जो पैसिव आरओएम अच्छी कर सकता है ना, बट कुछ चीजें हैं जहां पे पैसिव आरओएम है उसकी लिमिटेशंस है, जैसे कि ये मसल एट्रोफी को प्रिवेंट नहीं कर सकता, ये स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं कर सकता, ना ही ये एंड्योरेंस इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि ये दोनों चीजें तभी इंक्रीज होंगी जब जो पेशेंट है वो एक्टिवली चीजें करता है, बट यहाँ तो एक्टिवली कुछ हो ही नहीं रहा, आप ही एफर्ट लगा रहे हो जो लगा रहे हो, ठीक है। असिस्ट सर्कुलेशन टू द एक्सटेंट दैट एक्टिव वॉलेंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन डस। अब देखो डीवीटी का ही हमने एग्जांपल लिया था कि जब पेशेंट एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट करता है मसल्स को तो जो सर्कुलेशन है उसका वो अच्छा रहता है ना, वेनस स्टैसिस नहीं होता। बट पैसिव आरओएम अगर आप पेशेंट कर रहे हो और सोच रहे हो कि उसका जो सर्कुलेशन है वो अच्छा रहेगा, तो ऐसा नहीं होता।
नाउ गोल्स ऑफ पैसिव आरओएम। तो देखो पैसिव आरओएम जो है वो हम थेरेपी के लिए भी देते हैं और इवैल्यूएशन करने के लिए भी देते हैं। ओके, अब इनको समझते हैं। देखो थेराप्यूटिक मतलब क्या हुआ कि अगर मैं किसी पेशेंट को पैसिव आरओएम दे रही हूँ तो वो ठीक हो रहा है, उसकी हीलिंग हो रही है। ठीक है, तो थेराप्यूटिक के क्या गोल होते हैं कि चलो वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा, तो अगर कम से कम मैं पैसिवली उसकी मूवमेंट करवा रही हूँ तो जो उसका जॉइंट है और जो उसकी सॉफ्ट टिश्यूज है उनकी एटलीस्ट मोबिलिटी तो बनी रहेगी। जो कॉन्ट्रैक्चर फॉर्मेशन होता है जो कि एक सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन होती है वो रुक जाती है। मेंटेन द मैकेनिकल इलास्टिसिटी, सर्कुलेशन में हल्का बहुत असिस्ट करता है, बट हाँ जितना वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन असिस्ट करती है उतना नहीं करता। और पेशेंट को ना एक अवेयरनेस मिलता है कि हाँ ये मूवमेंट हो रही है, सेंसरी स्टिमुलस, सेंसरी फीडबैक जाता है पेशेंट को। तो ये तो हो गया थेराप्यूटिक पर्पस के लिए कि हाँ पैसिव आरओएम ये काम करता है अगर मैं पेशेंट को देती हूँ। अब अगर मैं पेशेंट का डायग्नोसिस करना चाहती हूँ, मैं उसका असेसमेंट कर रही हूँ, इवैल्यूएशन कर रही हूँ, तो पैसिव आरओएम क्या करेगा, मुझे लिमिट बताएगा कि हाँ भाई इसका ये कंधा है, ये इससे ऊपर नहीं जाएगा, पेशेंट के हाथों से इतना जा पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट सिर्फ 90 डिग्री तक अपना शोल्डर लेके आ पा रहा है, मैंने पैसिवली करके देखा तो वो 120 डिग्री तक जा रहा था बट उसके ऊपर नहीं जा रहा था। ओके, तो मुझे लिमिट पता चल गई कि 120 डिग्री इसकी अभी लिमिट है, उसके आगे नहीं जा रहा। मुझे जॉइंट स्टेबिलिटी देखने को मिल जाएगी, असेस करने को मिल जाएगी। जो मसल और दूसरे सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनकी इलास्टिसिटी मुझे पता चल जाएगी बाय डूइंग द पैसिव आरओएम। नाउ द नेक्स्ट इज द एक्टिव असिस्टेड आरओएम। तो जैसे कि हमने इसके बारे में पहले भी बात करी थी कि एक्टिव असिस्टेड में क्या होता है, हल्का सा असिस्टेंस देना होता है हमें पेशेंट को, या तो हम खुद मैनुअली दे सकते हैं उनको, या फिर हम किसी मशीन का या मैकेनिकली भी कोई डिवाइस हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ पार्ट जैसे रेंज ऑफ मोशन है तो कुछ पार्ट तो पेशेंट एक्टिवली कर लेता है, बट कुछ रेंज का ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे पेशेंट को थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होता है, असिस्टेंस चाहिए होता है। तो वहां उस तरीके के आरओएम को हम कहते हैं एक्टिव असिस्टेड आरओएम, यानी कि दोनों चीजें हो रही हैं, पेशेंट एक्टिवली कर भी रहा है प्लस थोड़ा सा असिस्टेंस भी ले रहा है। So it is indicated when the patient has weakness, pain or there is a change in muscle tone. So when a patient has weak musculature and is unable to move a joint through the desired range, अब अगर मान लो किसी को पेशेंट को बहुत मसल में वीकनेस है और उसको एक अपना रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट करना है जो कि वो नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ दैट वीकनेस, तो एएआरओएम हम पेशेंट को देंगे, उसमें हम पेशेंट को असिस्टेंस देंगे, पर इस तरीके से देंगे कि पेशेंट को ना आदत भी ना लग जाए कि चलो इतना तो मैं खुद कर लूंगा, यहाँ पे तो ये आके मेरे को असिस्टेंस दे देंगे। हमें इस तरीके से इतने कंट्रोल्ड मैनर से उसको करना है ना कि पेशेंट की मूवमेंट भी पूरी हो जाए, प्लस उसका धीरे धीरे असिस्टेंस हमें कम करते रहना है ना, ताकि वो खुद एक्टिवली उसमें इतनी स्ट्रेंथ है कि वो जो वो वाला पार्ट है वो खुद भी पूरा कर सके, ताकि उसके बाद हम स्टेप ऑन कर सकें टू द नेक्स्ट लेवल दैट इज एक्टिव आरओएम। यानी कि हमारा ये गोल रहना चाहिए एक्टिव असिस्टेड के टाइम पे कि जो असिस्टेड पार्ट है वो हम धीरे धीरे उसका कम करवा सके ताकि वो खुद ही अपने जो जॉइंट की मूवमेंट है वो कर सके। फिर हम आ जाते हैं इनटू दी एक्टिव आरओएम। तो एक्टिव आरओएम में क्या होता है कि पेशेंट अपने हाथ पैर खुद के कॉन्ट्रैक्शन से खुद की उससे हिला पा रहा है अच्छे से, उसको किसी की असिस्टेंस या किसी के सपोर्ट की हेल्प नहीं है कि उसका कोई मूवमेंट करा दे। सो पेशेंट परफॉर्म्स द एक्सरसाइजेस इंडिपेंडेंटली, राइट। गोल्स क्या होते हैं इसके, अब एक्टिव आरओएम आपको क्यों करते हुए रहना चाहिए, चलो आप डंबल्स मत उठाओ, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मत करो, आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग मत करो, बट आप एटलीस्ट एक्टिव आरओएम जरूर करो। क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो आपके मसल्स और जॉइंट की जो फिजियोलॉजिकल इलास्टिसिटी होती है वो इम्प्रूव होती है, मसल की जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी की पावर होती है वो अच्छी रहती है, एक सेंसरी फीडबैक जाता है फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स, ये एक स्टिमुलस देता है फॉर बोन एंड जॉइंट टिश्यू इंटीग्रिटी, सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, तो जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन है वो तो होने का कोई चांस ही नहीं है, कोऑर्डिनेशन बढ़ाने में हेल्प करता है, मोटर स्किल्स को इन्हांस करता है। तो यानी कि जो आपके रोज के एडीएल्स हैं यानी कि एक्टिविटीज फॉर डेली लिविंग है वो आप बहुत अच्छे से इन अ कोऑर्डिनेटेड वे आप परस्यू कर लोगे, राइट। देन इज इंडिकेशंस ऑफ एक्टिव आरओएम। अब आप एक्टिव आरओएम पेशेंट को कब दोगे, तो जब आपको पता है कि जो आपका पेशेंट है वो एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है
अपनी मसल विदाउट एनी असिस्टेंस, वहां पे आप एक्टिव आरओएम का यूज करते हो। सो अ पार्ट ऑफ बॉडी इज इमोबिलाइज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, ए आरओएम इज यूज्ड ऑन द रीजन्स अबव एंड बिलो इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का नी फॉर एनी रीजन इज इमोबिलाइज्ड, नी पे जो इंडिविजुअल है मूवमेंट नहीं कर सकता, तो आप उसके हिप और एंकल जॉइंट पे एटलीस्ट एक्टिव आरओएम जरूर करानी है पेशेंट को। ओके, सो इट कैन बी यूज्ड फॉर एरोबिक कंडीशनिंग के लिए भी हम यूज करते हैं प्रोग्राम के, ताकि जो उनके सस्टेन, आजकल देखो सबका अब लैपटॉप का काम है, टेबल चेयर पे बैठे रहने का काम है, तो हम क्या एर्गोनॉमिक्स में क्या एडवाइस देते हैं कि आप थोड़ा अपनी नेक की मूवमेंट्स करते रहा करो। तो वहां पे हम उन्हें सिंपल एक्टिव आरओएम ही बताते हैं, जिससे कि वो जो जिस तरीके से बैठे रहते हैं उससे जो स्ट्रेस आता है उस पोस्चर से, उससे उनको रिलीफ मिले। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होते हैं? किसी भी सर्कमस्टांसेस में जहां पेशेंट की हीलिंग हो रही है वहां पे हमें एक्टिव आरओएम नहीं देना। कोई एक्यूट टीयर हुआ है, कहीं फ्रैक्चर हुआ है, तो वहां पे एक्टिव आरओएम नहीं देना। लिमिटेशंस क्या होती हैं अब इसकी? अगर देखो, अब मुझे मसल स्ट्रेंथ चाहिए, अगर मैं एक्टिव आरओएम ही करती रहूंगी तो मेरे मसल की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी, राइट? क्योंकि स्ट्रेंथ मेरी कब बढ़ेगी? जब मैं उसके ऊपर स्ट्रेस डालूंगी, वेट डालूंगी, है ना? जैसे कि हमारा ओवरलोड प्रिंसिपल होता है फॉर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, है ना? तो स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती, और ये कोऑर्डिनेशन भी इतने अच्छे से इंप्रूव नहीं करेगा अगर मैं स्पेसिफिकली कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस को अच्छे से इंप्लीमेंट करूं विद एक्टिव आरओएम। हाँ, बेसिक रहेगा, बट अगर मुझे अपना कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा इंप्रूव करना है तो वो एक्टिव आरओएम से अकेले से नहीं होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द आरओएम। सो इफ यू लाइक माई वीडियो और आपको यहाँ से कुछ वैल्यूएबल चीज समझ आई हो, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।